हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो वर्ष 2023 में हुआ था। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। सॉल्यूशन पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन आप जस्ट ऑप्शन देख के नहीं कर सकते हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो r की वैल्यू है 4 और s जो हमारा या a कर दें, यहाँ पर हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, a कैपिटल B और कैपिटल C RST जो कोफिशिएंट है। तो a है आपका 4, B है 5 और C की वैल्यू है 1। तो अब हम कंसीडर करते हैं ये पॉलिनोमियल इन लैम्डा, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा और प्लस c इक्वल टू 0। इसका जो रूट होगा फिर वहाँ से हमें करेक्टरिस्टिक के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा और प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -1 और -1/4। तो करेक्टरिस्टिक अगर निकालेंगे तो हमें कंसीडर करना होगा, यहाँ से हम ले सकते हैं लैम्डा 1 की वैल्यू ले सकते हैं -1/4 और लैम्डा 2 की वैल्यू ले सकते हैं -1, या जो भी आप फर्स्ट करना चाहें, लैम्डा 1 को -1 कर सकते हैं, लैम्डा 2 को -1/4 कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हम आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे dy/dx प्लस लैम्डा i इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा 1 पहले कंसीडर करें i इक्वल टू 1 के लिए, तो हमारा हो जाएगा dy/dx प्लस लैम्डा 1 की वैल्यू है -1/4। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा -1/4 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y -1/4x इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1, या इसको हम कर सकते हैं 4y माइनस x इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगेन c1 कर सकते हैं। ये 4c1 आएगा, इसको फिर से सेम कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या डैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम ऑप्शन में तो 4y माइनस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4y इक्वल टू c1 डबल डैश टाइप से। इस टाइप का कहीं पर भी इक्वेशन नज़र नहीं आ रहा है, ना तो ऑप्शन 1 में कहीं पर आया है, ना ही ऑप्शन 2 में कहीं पर आया है, ना ही ऑप्शन 3 में कहीं पर आया है। तो इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी करेक्टरिस्टिक x माइनस 4y कंटेन नहीं करता है या 4y माइनस एक्स को कंटेन नहीं कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से अगर हम देखें कंसीडर करें तो ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है y माइनस x/4 और इक्वल टू c1। तो मे बी यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर y माइनस x/y दिया हुआ है, तो मे बी ये मिस प्रिंट हो सकता है, y की जगह एक्चुअली 4 हो सकता है। तो मे बी ये टाइपिंग एरर हो, इसकी वजह से ऐसा आ रहा हो। तो अगर ये टाइपिंग एरर कंसीडर करते हैं तो आप ये पार्ट 2 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये करेक्ट आंसर यूनिवर्सिटी इसी को कंसीडर करे, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनते हैं तभी उसकी आंसर सीट भी बन जाती है। और इसका अगर हम सेकेंड करेक्टरिस्टिक निकालें तो ये हो जाएगा dy/dx, और दूसरा है लैम्डा 2 इक्वल टू 1 है, तो -1 इक्वल टू 0, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू c2। तो ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हैं तो y माइनस एक्स तो यहाँ पर आया है,
y माइनस एक्स एक करेक्टरिस्टिक हो गया, और दूसरा y माइनस एक्स बाई अगर 4 होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन x बाई 4 कहीं पर नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज को प्रीफर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हालांकि इस केस में इसकी वैल्यू निकालना आसान नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। आप चाहें तो ऐसे प्रॉब्लम को स्किप कर सकते हैं अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का दिया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 42 में कंप्लीट इसका, तो इस प्रॉब्लम में भी हमें क्वेश्चन नंबर 42 में भी हमें निकालना है आइगन वैल्यू निकालना है। इस टर्म लिवलिस प्रॉब्लम का आइगन वैल्यू ऐसी लैम्डा की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है और जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा हो। तो ऐसे लैम्डा की हमें वैल्यू निकालना होता है। इस टर्म लिवलिस प्रॉब्लम में एसएलपी में हमें आइगन वैल्यू का मीनिंग यही है कि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। तो हम इस प्रॉब्लम को इस टाइप के अलग अलग इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन के साथ में अलग अलग आपका एसएलपी बन जाएगा, तो अलग अलग हमें आइगन वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए हम कंसीडर करें तो यहाँ पर हम देंगे लैम्डा इक्वल टू आप 3 कंडीशन हो सकती है। लैम्डा इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, और लैम्डा इक्वल टू अगर हम माइनस ले लें, माइनस म्यू स्क्वायर ले लें यानी कि नेगेटिव नंबर ले लें, तब भी हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। जो नॉन ट्रिवियल जो सोल्यूशन मिलेगा वो लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर, ये पॉजिटिव केस के लिए मिलेगा। तो अगर हम लैम्डा की जगह म्यू स्क्वायर रखें तो वाई डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से चूँकि म्यू पॉजिटिव है इसलिए जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। अब हम इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो दिया हुआ है y0 की वैल्यू और y0 पर और y2 पाई पर वैल्यू दोनों की सेम है। पहले यहाँ डेरिवेटिव सेकेंड जो कंडीशन दिया है डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में दिया है, तो डेरिवेटिव अगर देखें तो डेरिवेटिव हमारा y डैश निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस C1 म्यू साइन म्यू एक्स प्लस C2 म्यू कॉस म्यू एक्स। अब यहाँ पर y0 की वैल्यू निकालें तो y0 की वैल्यू हो जाएगी C1 और प्लस C2, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो C2 के साथ में 0 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कॉस म्यू की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो एक्चुअली ये C1 हो जाएगा, और ये वैल्यू इक्वल है y एट द पॉइंट 2 पाई। तो जब y एट द पॉइंट 2 पाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा C1 कॉस 2 पाई म्यू और प्लस C2 साइन 2 पाई म्यू। अब यहाँ से ये दोनों को इक्वल होना है, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा कि ऑब्वियसली यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कब होगा, जब ये हमारा cos 2 पाई म्यू की वैल्यू 1 हो जाए और sin 2 पाई म्यू की वैल्यू 0 हो जाए। तो sin 2 पाई म्यू ये 0 हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये 0 कब होगा, जब 2 पाई म्यू, ये इम्प्लाई करेगा 2 पाई म्यू इक्वल टू 2n पाई हो जाए, और यहाँ से हमें म्यू इक्वल टू मिल जाएगा n, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीज़र में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा म्यू की वैल्यू मिल गई, इसलिए जो लैम्डा है लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आइगन वैल्यू हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर एसएलपी के लिए जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है वो लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर के लिए हमें मिलेगा, तो यही हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इन सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 43 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर लेंगे,
लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर लेंगे, यानी कि वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगी तभी हमें यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। तो लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर रखेंगे तो वाई डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर और टाइम्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन चूँकि म्यू स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमें कॉस और साइन के टर्म में आएगा c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 साइन म्यू एक्स। और यहाँ पर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, ये दो कंडीशन दिए हुए हैं। y 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 0, y 0 पर वैल्यू है 0 यानी कि c1 cos 0 यानी कि c1 हो जाएगा, और प्लस c2 साइन 0 है तो ये c2 साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये c1 हो जाएगा। और y 0 की वैल्यू 0 दिया है तो यहाँ से c1 की वैल्यू है वो आइडेंटिकली 0 हो जाएगी, यानी कि जो y इक्वल टू है हमारा c2 साइन म्यू एक्स बचा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि y डैश की वैल्यू एट द पॉइंट पाई ये 0 है, तो y डैश हम निकालें तो y डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c2 म्यू cos म्यू एक्स हो जाएगा। और y डैश एट द पॉइंट पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी c2 म्यू cos पाई म्यू, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 0 के बराबर। अगर यहाँ पर हम c2 को 0 कर देंगे तो जो हमारा फंक्शन है y आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। अगर म्यू को हम 0 कर देंगे तो भी हमारा फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। तो हमें करना पड़ेगा cos पाई म्यू को 0, तो cos पाई म्यू कब 0 हो जाएगा, cos म्यू पाई ये 0 होगा जब हमारा ये इम्प्लाई करे कि जो म्यू पाई है वो हमारा हो जाए 2n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स पाई के बराबर हो जाए। और यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 बाई 2 के बराबर। और इसलिए जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर जो आइगन वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर या 2n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में आए तो सेम यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन x डबल डैश प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ से हो जाएगा x डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसलिए x जो सोल्यूशन है वो हम t के टर्म में लिख रहे हैं c1 cos म्यू t और प्लस c2 साइन म्यू t हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी। x डैश अगर निकालें तो ये हो जाएगा माइनस c1 म्यू साइन म्यू t और प्लस c2 म्यू cos म्यू t हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है x0 0 के बराबर है, x0 0 के बराबर ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा c1 और c1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि c2 साइन म्यू की वैल्यू जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए c2 0 हो जाएगा आइडेंटिकली। और यहाँ से सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा और ये चूँकि 0 के बराबर दिया है तो c1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली हमारा जो x है वो फर्स्ट टर्म इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ इतना c2 साइन म्यू t हो जाएगा और डेरिवेटिव भी करेंगे तब भी हमारा फर्स्ट टर्म नहीं आएगा। अब ये हो गया जब c1 की वैल्यू हमने रख दिया। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, दिया हुआ है x पाई और प्लस x डैश पाई, इसकी वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो जाएगा x एट द पॉइंट पाई, ये हो जाएगा c2 साइन म्यू पाई और प्लस c2 म्यू कॉस म्यू पाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम c2 कॉमन ले लें तो c2 कॉमन हो जाएगा और cos म्यू पाई से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, c2 कॉमन ले लें और cos म्यू पाई से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा म्यू प्लस tan म्यू पाई
इक्वल टू 0। अब चूँकि C2 हमारा 0 नहीं हो सकता, अगर C2 भी 0 हो जाएगा तो जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमें करना पड़ेगा कि म्यू प्लस tan म्यू पाई ये आपका 0 हो जाए। और चूँकि म्यू स्क्वायर कितना था, लैम्डा के बराबर था, इसलिए हम म्यू को रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट लैम्डा से। तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट लैम्डा प्लस tan अंडर रूट लैम्डा टाइम्स पाई इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो अंडर रूट हमारा फर्स्ट में नहीं आ रहा है, अंडर रूट लैम्डा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अंडर रूट लैम्डा प्लस tan रूट लैम्डा टाइम्स पाई है। तो यहाँ पर हमारा लैम्डा टाइम्स पाई है, तो इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। देखा जाए टेक्निकली तो करेक्ट ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लैम्डा पाई एक साथ कर दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली टाइपो है। ये यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट लैम्डा ही है, पाई स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है, अगर ये नन ऑफ दीज होता तो ऑब्वियसली हम नन ऑफ दीज लगाते हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है, हमें ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। सेम मेथड से आपको लगाना हुआ है, ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको लैम्डा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल मिलेगा वो है n पाई बाई l मिल जाएगा। तो यही आपका आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम मैं और सॉल्व करके कम्प्लीटली दिखा रहा हूँ कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आइगन वैल्यू से रिलेटेड SLP प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर अगेन दिया हुआ है जो डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, और अगेन यहाँ पर लैम्डा म्यू स्क्वायर लेंगे ग्रेटर दैन 0। तो ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इक्वल टू 0। सोल्यूशन इसका हो जाएगा y इक्वल टू C1 cos म्यू x प्लस C2 साइन म्यू x हो जाएगा। अब इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है कि y डैश 0 इक्वल टू 0 और y डैश पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकालते हैं, C1 माइनस C1 म्यू साइन म्यू x हो जाएगा और प्लस C2 म्यू कॉस म्यू x हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि यहाँ पर y0 इक्वल टू y डैश 0 इक्वल टू 0 है। तो ये मिल जाएगा यहाँ से, जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा C2 म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। म्यू को 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी हम पॉजिटिव लिए हैं, इसलिए यहाँ से मिल जाएगा C2 इक्वल टू 0। तो C2 हमारा 0 हो जाएगा, सेकेंड जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और इसलिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है सॉल्यूशन में वो नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ही आएगा। और जब हम y डैश पाई लेंगे, y डैश पाई इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा मिलेगा y डैश पाई करेंगे तो माइनस C1 म्यू कॉस C1 म्यू साइन म्यू पाई इक्वल टू 0। और यहाँ से अगेन C1 को 0 नहीं कर सकते हैं, C1 0 करेंगे तो हमें अगेन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। म्यू को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगेन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा, हमें साइन म्यू पाई को 0 करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लाई करेगा फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन साइन म्यू पाई आपका 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, जब म्यू पाई एक्चुअली n पाई के बराबर हो जाए, जहाँ पर n कोई भी इंटीजर है और यहाँ से म्यू बराबर हो जाएगा n के, अगर यानी कि म्यू की वैल्यू किसी इंटीजर के बराबर है तब हमें आइगन वैल्यू मिलेंगे। और इसलिए जो लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर था, इसलिए लैम्डा बराबर n स्क्वायर हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एक रिजल्ट होता है कि ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम आर रियल। स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम के जो भी आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। एक्चुअली P0x की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया कि जो वैल्यू ऑफ P0x है वो हमेशा फॉर ऑल x 1 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। Pn की वैल्यू Pnx की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ये हमेशा 1 होती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं स्टर्म लियोविली इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 ये बेसेल्स इक्वेशन है, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा हो और अल्फ़ा और बीटा दोनों रूट हो, रियल रूट हो JNX के, तो उस केस के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हो। अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स होंगे तभी ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर ये दिया होता कि अल्फ़ा बीटा नॉट इक्वल टू हैं, आपस में इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है, बोथ आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ JNX, तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन ये यहाँ पर रूट्स मेंशन नहीं किया है, तो आप चाहें तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर 4 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, सेम रिज़ल्ट है जो भी प्रीवियस हमने मेंशन किया है, उसी से ये कंक्लूड करते हैं लिमिट लेके। और यहाँ पर अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाए और अगेन अल्फ़ा और बीटा रूट्स ऑफ बेसिस से पॉलिनोमियल हैं, तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है हाफ JN+1 अल्फ़ा स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, ये रिकरेंस फार्मूला है फॉर बेसेल्स इक्वेशन, इसकी वैल्यू x JN डैश के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो बेसेल्स इक्वेशन है, बेसेल्स पॉलिनोमियल है, वो रिपीटेड रूट नहीं रखता है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, ओरिजिन को छोड़ के ये कहीं पर भी रिपीटेड रूट नहीं रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट फॉर एनी इंटीजर n JNX एंड J-NX आर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट एक फार्मूला होता है JNX इक्वल टू -1 टू द पावर n टाइम्स J-NX होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में J0 डैश x की वैल्यू ये -J1x के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। अगेन लेजेंड्रे पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जो रूट्स हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल Pnx के, वो -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगेन सेम रिजल्ट का सेकेंड पार्ट, ऑल द रूट्स ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल Pnx इक्वल टू 0 आर रियल, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। सारे जो पॉलिनोमियल के सारे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के सारे रूट्स होते हैं वो -1 से 1 के बीच में होते हैं, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं और सारे के सारे रियल होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो रिज़ल्ट हमने मेंशन किया है कि अगर f कोई भी nth टाइम डिफरेंशिएबल और उसका डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस हो, यानी कि f Cn का फंक्शन हो, n टाइम कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, तो इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू n 1 fx Pnx dx की वैल्यू ये -1 टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू 1 x² -1 टू द पावर n टाइम्स
डेरिवेटिव ऑफ एफ एन टाइम्स, इसके बराबर होती है। ये फार्मूला अगर हम यूज़ करें और यहाँ पर f बराबर हम यूज़ कर लें कांस्टेंट फंक्शन 1 जो कि इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है, तो जैसे ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको, तो n इक्वल टू 1 अगर लें तो चूँकि फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मे बी नेक्स्ट टाइम या इस बार के पेपर में इसी रिजल्ट से कोई और क्वेश्चन बना सकता है, कोई और क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपली ये कहते हैं -1 to 1, यहाँ पर pnx था, अब यहाँ पर हम 2 टाइम्स pnx कर दें तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर कह रहा द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द इक्वेशन बाय पिकार्ड्स मेथड, पिकार्ड्स मेथड से जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है y1 इक्वल टू y0 और प्लस x0 टू x f ऑफ x टाइम्स y0 dx। यहाँ पर x0 आपका दिया हुआ है 0, y0 दिया हुआ है, y0 दिया है यानी कि 0 पर y की वैल्यू 0 दिया हुआ है, और जो फंक्शन है हमारा fxy इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 इक्वल टू 0 प्लस 0 टू x और f ऑफ x कॉमा y0 की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा x dx, और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर बाई 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन सेम वे अगर हम यहाँ पर फिर से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो y1 इक्वल टू हो जाएगा y0 यहाँ पर या y0 दिया हुआ है 2 प्लस 0 टू x, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 2 प्लस इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2/3x क्यूब और माइनस 3x लिमिट 0 टू x, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस x और माइनस 2/3x क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सलूशन निकालना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, इसको हम d और d डैश के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d डैश और प्लस d डैश स्क्वायर टाइम्स z इक्वल टू 0। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं d प्लस d डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू टाइम्स z इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर है रिपीटेड है इसलिए इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा z इक्वल टू आर्बिट्रेरी फंक्शन phi1 y माइनस x प्लस x टाइम्स सम फंक्शन phi2 ऑफ y माइनस x, और ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में एक टाइपिंग एरर है, टाइपो है। वो टाइपिंग एरर क्या है कि ये एक्चुअली होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर जो डी स्क्वायर है उसकी जगह डी क्यूब होना चाहिए, तो उस केस में अगर डी स्क्वायर कंसीडर करके हम करें तो यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर डी स्क्वायर की जगह हम डी क्यूब कर दें तो उस केस में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो उसके जो रूट हैं वो आएंगे -1 1 1 और 1, 3 रिपीटेड रूट मिलेंगे, और इसलिए इसका सलूशन हो जाएगा जो फर्स्ट ऑप्शन में है।
और अगर ये डी क्यूब नहीं करते हैं तब ये उस केस में सोल्यूशन नहीं मिलेगा और ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन t प्लस एस प्लस क्यू। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश और प्लस क्यू यानी डी डैश टाइम्स जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से डी डैश हम कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा डी प्लस डी डैश और प्लस 1 टाइम्स जेड इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारा जो सोल्यूशन है हो जाएगा 5x और सेकेंड फैक्टर के करस्पॉन्डिंग e टू द पावर माइनस x और 5 टाइम्स y माइनस x हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सब्स्टिट्यूशन। नए वेरिएबल में हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिलेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 में ये एक रिजल्ट है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल से रिलेटेड कि अगर m n इक्वल नहीं है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर pm डैश pn डैश है, डैश ये बहुत स्मॉल लगा हुआ है यानी कि डेरिवेटिव ऑफ pm एंड डेरिवेटिव ऑफ pn है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसी रिज़ल्ट का सेकेंड पार्ट है कि अगर m और n इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू 2n टाइम्स n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट पार्ट था, इसमें हमने सभी रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया है जहाँ पर ज़रूरत है, या तो आंसर जो पॉसिबल आंसर थे वो दिया है। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इस पेपर में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस थे। लेजेंड्रे और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन थे, करीब लेजेंड्रे और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड 12 से 15 क्वेश्चन थे, यानी कि करीब 18% क्वेश्चन या 20% इस पेपर का पोर्शन लेजेंड्रे और बेसल इक्वेशन से था। तो आपको क्लासिफिकेशन और लेजेंड्रे बेसल ये दोनों प्रायोरिटी के साथ में पढ़ना चाहिए। पिकार्ड्स जो इटरेशन मेथड है उसमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने और जो यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम है उस पे बेस्ड भी एक दो क्वेश्चन थे, और करीब 7 या 8 क्वेश्चन एसएलपी से थे, स्टर्म लियोब्लिस प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, जिसमें आइगन वैल्यू निकालना था। तो आइगन वैल्यू निकालना आसान नहीं होता है, मींस कि वो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, उसको आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही निकाल पाएंगे। तो आपको जो लगे, जो भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है उसी को सॉल्व करिए, या तो आप फिर गेस करके लगाइए या तो फिर स्किप कर दीजिए या सबसे आखिरी में करिए, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो, और अगर कमेंट करने में किसी ने कहीं पर भी कोई डाउट या कहीं मिस्टेक अगर कहीं पर मिलती है तो मैं पिंड मैसेज के थ्रू उसको करेक्शन कर दूंगा। तो जो कमेंट है, कमेंट विंडो में आप जो पिंड मैसेज है उनको ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ रेक्टिफिकेशन होगा, कुछ मॉडिफाई होगा इस सॉल्यूशन पार्ट में, तो मैं पिंड मैसेज के थ्रू उसको करेक्ट करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।